Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel. नमस्कार दोस्तों, चीन के साथ भारत का जो ताज़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गलवान घाटी को लेकर, इसमें कई तरह की बातें सामने आई हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ अलग हैं, रियलिटी क्या है, झूठी चीज़ें क्या हैं, फेक क्या है, असली फैक्ट्स क्या है, ये अलग चीज़ है। और इस पर एक जो डिप्लोमेटिक तरीके से जो अभियान भारत ने चलाया हुआ है वो एक दूसरा पहलू है। इस पहलू पर लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि राजनयिक स्तर पर क्या हो रहा है और राजनयिक स्तर पर भारत ने किस तरीके से चीन पर ज़बरदस्त दबाव बना दिया है। ये चीज़ मीडिया में सामने नहीं आई है। आज मैं एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर। देखिए, लो प्रोफाइल आदमी हैं, कभी मीडिया में हाईलाइट नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेते हैं, किसी टीवी चैनल पर नज़र नहीं आते हैं, इंटरव्यूज़ ज़्यादा नहीं देते हैं और एकदम लो प्रोफाइल रहते हैं। एक हाई प्रोफाइल पद पर होने के बावजूद भी लो प्रोफाइल लगातार बने रहते हैं। लोग ये डिमांड करते हैं कि अमित शाह नज़र नहीं आ रहे हैं, कोविड का दौर चल रहा है, होम मिनिस्टर हमारे कहाँ चले गए, या रक्षा मंत्री का बयान चीन के मामले पर क्यों नहीं आया, प्रधानमंत्री का बयान चीन के मामले पर क्यों नहीं आया। लेकिन ये बात और भी एक और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो क्या कामकाज कर रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को मालूमात नहीं हो पाती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब कोविड का दौर शुरू हुआ और उस समय भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए ज़रूरत पड़ी वेंटिलेटर्स की, तो आपको पता है कि एस जयशंकर क्या कर रहे थे। एस जयशंकर अपने ऑफिस में बैठकर पूरे दुनिया में जितने भी भारतीय दूतावास हैं वहाँ से संपर्क कर रहे थे, फ़ोन पर बात कर रहे थे अपने दूतों से और कह रहे थे कि आपके यहाँ पर जिस कंट्री में भी आप हैं उस कंट्री में आपके पास कितने वेंटिलेटर्स ऐसे हैं जो आप इंडिया के लिए अवेलेबल करा सकते हैं, आप वेंटिलेटर्स भेजिए। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा संकट उस समय वेंटिलेटर्स का था और वो एक एक चुन चुन कर, किसी देश से अगर 5 वेंटिलेटर्स भी मिले उन्होंने मंगवा लिए, कहीं से 10 भी मिले उन्होंने मंगवा लिया, अमेरिका से 100 मिले उन्होंने मंगवा लिए। ये काम करते रहे और ये काम किसी को पता नहीं लगा। अभी जब चीन वाला मामला हुआ, गलवान घाटी वाला मामला हुआ, तो गलवान घाटी वाला मामला जो हुआ उसमें उन्होंने सीधे चीन के विदेश मंत्री वांग यी को फ़ोन मिलाया और कहा कि देखिए, अब आप लोगों ने जो हरकतें शुरू की हैं, इन हरकतों की वजह से अब हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है, यानी कि जो द्विपक्षीय संबंध हैं, वो हमारे ख़राब हो रहे हैं। और ये जो द्विपक्षीय संबंध खराब होने की बात है, ये अगर कोई विदेश मंत्री दूसरे विदेश मंत्री को कहता है तो ये एक तरीके से धमकी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपका और हमारा जो लेन देन चल रहा है, जो व्यापारिक समझौते हैं हमारे, अब वो खतरे में पड़ने जा रहे हैं। और उन्होंने प्यार से वहाँ के विदेश मंत्री को ये घुड़की दे दी और उनके इस घुड़की देने के कुछ घंटे के बाद ही कानपुर मुगल सराय जो ट्रेन का सेक्शन है इंडिया का, वहाँ पर एक सिग्नलिंग का काम कर रहा था, चाइनीज़ कंपनी वो काम कर रही थी, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया गया। 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था और उसे ख़त्म कर दिया गया। ये ठेका एकदम से कैंसिल कर दिया गया। 2016 में ये ठेका हुआ था। इसके अलावा ताज़ा चर्चाएँ चल रही है कि दिल्ली से मेरठ वाला जो कॉरिडोर बन रहा है जिसमें रैपिड ट्रेन चलाई जानी है, उसमें चाइनीज़ कंपनी ने सबसे बड़ी बिड लगाई है और उस पर भी जयशंकर की नज़र है कि इसे किस तरह से ख़त्म कराया जाए। कि जयशंकर डिप्लोमेट हैं और डिप्लोमेट की तरह के काम करते हैं, राजनीति उन्हें आती नहीं है। यही वजह है कि वो कभी भी पार्लियामेंट में या बाहर बयानबाजी देते हुए कम नज़र आते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने एक सवाल उछाला। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सैनिक चीन के बॉर्डर पर गलवान घाटी में बिना हथियार के कैसे घूम रहे थे, आप जवाब दें। तो उन्होंने प्यार से, जयशंकर ने ट्वीट किया कि जनाब, हमारे जवान हथियार के बिना नहीं घूम रहे थे,
वहाँ पर हथियार चलाना मना है। 1996 और 2005 में हमारा चीन के साथ एक ऐसा समझौता हुआ है कि हमारे सैनिक वहाँ गश्त करेंगे लेकिन फायरिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे, और ये समझौते के तहत हुआ है, इसलिए वहाँ पर कोई गोली नहीं चली गई। लेकिन ये कहना गलत है कि हमारे जवान निहत्थे घूम रहे थे। इसके अलावा अब चीन को जिस तरीके से भारत घेरना चाहता है उसके लिए सामरिक शक्ति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जयशंकर ने प्लानिंग शुरू कर दी है। रूस से 33 एयरक्राफ्ट मंगवा रही है भारतीय वायुसेना, और ये फटाक से डील हो गई है। डील पर बात पहले चल रही थी, प्रस्ताव पहले से जा रहा था, लेकिन 6,000 करोड़ रुपए इसमें दिए जाने थे। तो एस जयशंकर ने तुरंत मोदी जी को ये समझाया कि देखिए जो गलवान घाटी या जो तिब्बत या जो लद्दाख, ये सारा जो इलाका है, यहाँ पर एयरफोर्स के बिना कुछ भी काम संभव नहीं है, और यही वजह है कि हमें फटाफट अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना होगा। और अब मुझे लगता है कि लगभग 21 तो MiG-29 आ रहे हैं रूस से, और 12 SU एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। तो उन्होंने एक पूरे तरीके की स्ट्रेटजी तैयार कर दी है। दूसरी ओर लोगों को देखिए, डिप्लोमेटिक स्तर पर जयशंकर का काम देखिए, लोगों को ये लग रहा था कि अभी एक त्रिपक्षीय वार्ता होनी है रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच 23 जून को। लोगों को लग रहा था कि शायद भारत इसे कैंसिल कर देगा, भारत और चीन के तनाव की वजह से, लेकिन जयशंकर ने इसे कैंसिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मीटिंग होगी तो त्रिपक्षीय मीटिंग है, इसमें गलवान घाटी वगैरह के बारे में बात होनी नहीं है, इसमें हमारा रूस भी हमारा स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है, और हमें ये त्रिपक्षीय मीटिंग है, इसे हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये बैठक हो रही है। तो चीन के इस टोटल प्रकरण में एस जयशंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एस जयशंकर ने अपनी लाइफ का सबसे लंबा पीरियड चीन में गुजारा है। 2009 से 13 तक लगभग 4.5 साल वो चीन में भारत के दूत रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। 4.5 साल के इस दौरान उन्होंने कई आर्थिक समझौते कराए, जिनकी वजह से आज चीन कूद रहा है और भारत में अपनी इतनी बड़ी घुसपैठ करने में सफल रहा है आर्थिक मामले में। इस यही वजह है कि जयशंकर ये भी जानते हैं कि चीन की किन चीज़ों को कट करके हम चीन पर दबाव बना सकते हैं, आर्थिक रूप से उसे कमज़ोर करते हैं, और चीन इसी वजह से घबराया हुआ है। कई मामलों पर उन्होंने उस दौरान अपने चीन पर दबाव बनाया था और चीन की क्लास लगवाई थी। एक बार क्या किया था कि चीन ने, लगभग मेरे ख्याल में 2012 की बात है, चीन ने अपने जो पासपोर्ट इशू करते थे, वो भारत आने के लिए जो चीनी लोग आते थे, उन पर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, ये जो विवादित इलाका है, इसको अब चीन का हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया था। तो एस जयशंकर ने इसका नोटिस लेते हुए उस समय सारे वीज़ा कैंसिल करा दिए थे चीनियों के, कि अरे आपने हमारे अरुणाचल प्रदेश को, अक्साई चीन को अपना हिस्सा कैसे दिखा दिया। और इसके अलावा जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था चीन का, तो उस समय मनमोहन सिंह उन्हें विदेश सचिव बनाने जा रहे थे। मनमोहन सिंह के भी बड़े फेवरेट थे वो, लेकिन मनमोहन सिंह पर कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी रूप से दबाव बनाया गया और अंतिम समय में सुजाता सिंह को विदेश सचिव बना दिया गया। तो ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको कि एस जयशंकर किस तरीके के व्यक्ति हैं, किस तरीके से काम करते हैं, चुपचाप खामोश रहकर। उनके अगर थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताना चाहूँ तो 9 जनवरी 1955 का उनका जन्म है, और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और अभी जो उनका ये कार्यकाल है विदेश मंत्री का, ये 31 मई 2019 से शुरू हुआ। सुषमा स्वराज जी अस्वस्थ थी, और विदेश मंत्री बनने के लिए भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बहुत नज़दीकी थी। नरेंद्र मोदी के साथ नज़दीकी कैसे थी कि जब सुषमा स्वराज अस्वस्थ चल रही थी विदेश मंत्री के रूप में, तो नरेंद्र मोदी ने जितनी भी विदेश यात्राएं की 2018 से पहले उन सब में उनके साथ जयशंकर भी हुआ करते थे, और जयशंकर के साथ तभी से नरेंद्र मोदी की नज़दीकियां बढ़ गई थी। इसके अलावा जब जयशंकर अमेरिका में राजदूत थे, उनका जो अंतिम राजदूत के रूप में कार्यकाल था वो अमेरिका में ही था, जो 2015 में ख़त्म हुआ। और उस समय नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पहली बार बने थे और वहाँ मिल गए थे, तो ओबामा और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के समय एस जयशंकर का रोल बड़ा अहम था। इसके अलावा जब वो चीन में राजदूत थे जयशंकर, तो उस समय नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में, और वहाँ उनकी नज़दीकी एस जयशंकर से बढ़ गई थी।
इससे पहले एस जयशंकर 2015 के बाद से विदेश सचिव थे भारत के। 2 साल उनका कार्यकाल बढ़ाया भी गया। 2013 से 2015 तक वो अमेरिका में राजदूत रहे। 2009 से 13 तक चीन में राजदूत रहे। 2007 से 9 तक सिंगापुर में रहे। 2001 से 2004 तक चेक रिपब्लिक में रहे। विदेश सेवाओं का 38 साल का अनुभव है। 1977 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी हैं और दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से बीए किया उन्होंने। जेएनयू से एमए, एमफिल, पीएचडी की इंटरनेशनल रिलेशंस में शुरू से ही दिलचस्पी थी उनकी। और 2019 में उन्हें पद्मश्री भी दिलवाई थी नरेंद्र मोदी ने। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि 2008 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी इंडिया और अमेरिका की, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी मनमोहन सिंह के समय में इन्होंने। तो ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एस जयशंकर कितने पावरफुल व्यक्ति हैं और कितने बेहतरीन मंत्री हैं। मंत्री होते हुए भी एक अधिकारी की तरह जो वो कामकाज अपना करते हैं एक डिसिप्लिन वे में, उसकी वजह से आज उनकी पोजीशन, मेरा मानना है कि बीजेपी और जो मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसमें नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की है। और मुझे तो देखिए, मैं इतना बड़ा राजनीतिक आकलन करता नहीं हूँ, इतना बड़ा मेरा दायरा नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ये इन्फ्लुएंस हो रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कोई विदेश सेवा का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने। हो सकता है कि एस जयशंकर नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी हों। लोगों को लगता होगा कि अमित शाह हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एस जयशंकर जैसा व्यक्ति देश की गद्दी पर बैठता है प्रधानमंत्री की, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी और सारी दुनिया में भारत एक अपनी धाक जमाने में सफल रहेगा। एस जयशंकर के बारे में बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।